फ्रेंड्स, बेटा कहते आज हम अपना थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बेटा हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में अपना रोल प्ले करती है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में हम लोग उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है साइंस की ऐसी ब्रांच जो डील करती है किसके साथ, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उस इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर आगे हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस में यूज़ करते हैं, तो उस ब्रांच को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और ये जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं इन सभी का जो बेस है वो रिडॉक्स रिएक्शंस है। हमें पता है बहुत सारी केमिकल और बायोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। उनको हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं रिडॉक्स, जैसे कि फ्यूल्स को बर्न करेंगे एनर्जी निकलेगी, उसको फर्दर आगे हम डिफरेंट पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैटरीज हैं हमारी, ड्राई सेल्स हैं हमारे, फ्यूल सेल्स हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। ये चैप्टर हम लोगों ने यूनिट 1+1 में भी किया है, इसलिए तो ज़रा सा पढ़ेंगे। सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शंस होती क्या हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में दो प्रोसेसेस होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। जब ये दोनों प्रोसेसेस इकट्ठी एक ही रिएक्शन में देखने को मिलती हैं तो वो बन जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में पहला वर्ड RE रिडक्शन से आया है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन से आया है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस की बात कर रहे हैं तो रिडॉक्स रिएक्शंस में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, दो आप एजेंट्स बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इसलिए उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, और ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं उसकी रिडक्शन हो रही है तो उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। एक एग्जांपल से इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, एक बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है, देखो जिंक प्लस कॉपर आइंस की, तो जिंक आइंस प्लस कॉपर एटम्स बन रहे हैं। यहाँ पे जिंक से जिंक आइंस बन रहे हैं क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे कॉपर आइंस जो हैं वो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए कॉपर एटम में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए ये यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो आपको दिखाई गई स्क्रीन पे दिख रही है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं, दैट इज़ द मेटालिक एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। हमें पता है सारे सब्सटेंसेस जो हैं इलेक्ट्रिकल करंट जो हैं वो कंडक्ट नहीं करते। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से अलाउ कर पास होने देते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कॉपर, सिल्वर, टिन, मेटल्स बोल सकते हो आप। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने में से पास नहीं होने देते, उनको हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स। एग्जाम्पल रबड़, ग्लास, वुड एक्सेट्रा। अब कंडक्टर्स हमारे पास दो प्रकार के हैं, दैट इज़ पहला है मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देंगे लेकिन सेल्फ में उनमें अपने आप में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आएगा, उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई कंडक्टिविटी वाले होते हैं, एग्जाम्पल कॉपर, सिल्वर। और इन मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट जो लेके जाते हैं, कैरी करके जाते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए इनको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स डिपेंड करते हैं मेटल के स्ट्रक्चर और नेचर पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर, मेटल की डेंसिटी कितनी है और टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं इन द मोल्टन स्टेट, और उनकी केमिकल डिकम्पोजिशन भी होती है, उनके अपने स्ट्रक्चर में, अपनी बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है। इस प्रकार के सब्सटेंसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उनकी आयनाइजेशन हो जाती है, वो आइंस में टूट जाते हैं, और आइंस की प्रेजेंस की वजह से ही हम इसको आयनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं। दूसरा आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ठीक है, इनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब उनमें आइंस नहीं बनेंगे इतने ताकि वो करंट कैरी कर सकें। एग्जाम्पल शुगर, ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल एंड यूरिया। नेक्स्ट वन हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हमें पता है सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं सेम एक्सटेंट सोल्यूशन में आयनाइज नहीं करते। उनके बेसिस के ऊपर जो है इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि पूरी तरह से आइंस में टूट जाते हैं
उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब उनसे हमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा आइंस मिलते हैं। एग्जाम्पल NaCl, KCl, HCl, NaOH एंड सो मैनी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो पूरी तरह से आइंस में नहीं टूटते हैं, उनको हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल एसिटिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, बोरिक एसिड है, मर्क्यूरिक क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे कहते हैं हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को करते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है कि उस सॉल्यूशन में कितने आइंस प्रेजेंट हैं। अगर ज़्यादा कहते आइंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी, और इसलिए अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो आयनाइजेशन से आइंस हमें कम मिलेंगे और इसलिए कंडक्टेंस भी कम होगी। दूसरा फैक्टर आता है दैट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे पानी है उसमें ज़्यादा आयनाइज करते हैं, इसलिए जितनी ज़्यादा सॉल्वेंट की पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन होगी और उतनी ही ज़्यादा कंडक्टेंस होगी। और उल्टा हो जाएगा कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम है तो आयनाइजेशन भी कम है तो कंडक्टेंस भी कम है। तीसरा साइज ऑफ द आइंस। अगर हमारे पास जो आइंस बने हैं आयनाइजेशन के बाद, अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेट करते हैं, सराउंड कर लेते हैं, घेर लेते हैं सॉल्यूशन में, तो इफेक्टिव साइज उनका जो है वो नॉर्मली इंक्रीज कर जाता है और इसलिए कंडक्टेंस उनकी डिक्रीज कर जाती है। उसके बाद है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जितनी ज़्यादा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी उतनी कम उसकी कंडक्टेंस होगी। ठीक है, ये इसलिए होता है कि एक अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं तो वहाँ पे आयनाइजेशन कम है और इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वहाँ पे ज़्यादा है। इसलिए इन जनरल अगर हम बात करें द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा पानी हम लोग उसमें डालेंगे तो एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो होगी वहाँ पे इंक्रीज करेगी। ठीक है, और पांचवा हमारे पास फैक्टर आता है दैट इज टेम्परेचर। एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा तो एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दो आइंस के बीच में इंटरेक्शंस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है। ये वीडियो जो था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन के बारे में था। कुछ चीज़ें तो आप लोग पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंजॉय दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू बेटा।